हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके मेरे सेपरेट प्लेलिस्ट सब क्लासेस के बने हैं, वो उसमें जाके देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है हमारा पावर शेयरिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई भी बच्चा क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए होंगे, उसको परचेज़ करने होंगे, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर उसको स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट चाहिए होंगे, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है परचेज़ करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब आप लोगों को भी पता है कि जब भी कोई जब गवर्नमेंट बनती है या हमारी जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें हम लोग हमेशा हमारे जो इंडियन स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, पावर शेयर्ड है। पूरे पावर किसी भी एक हाथ में नहीं है। ठीक है, in a democracy all power does not rest with any one organ of the government। ठीक है, जब भी हम किसी भी कंट्री में देखते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो सारे पावर्स क्या होते हैं, किसी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के पास क्या होती है, थोड़े थोड़े पावर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एक बंदा ये नहीं कह सकता कि सारा पावर क्या है उसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। ठीक है, एक समझदार तरीके से, ठीक है, पावर को शेयर करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में आप एक समझदार तरीके से, आप एक अच्छे तरीके से जो पावर्स है उनको इन तीनों के बीच क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, क्योंकि ये 3 ही बॉडी होती हैं जो कि हमारे पूरे गवर्नमेंट को, एक पूरे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं संभाले रहती हैं। In this and the next 2 chapter we carry this idea of power sharing forward। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में या इसके बाद के जो भी चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर तक, ठीक है, इसके बाद का शायद हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि जो एक आइडिया है पावर शेयरिंग का वो कैसे आता है और कैसे लोगों के बीच इन पावर्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फॉर बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या करोगे, 2 जगहों की, 2 कंट्रीज़ की क्या करोगे, स्टोरीज देखोगे। फर्स्ट कंट्री है हमारा बेल्जियम, नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका। आप इन दोनों के स्टोरीज़ पढ़ने के बाद एक तरीका देखोगे कि किस तरीके से पावर को शेयर करना चाहिए कि हमारी जो आम जनता है या पब्लिक है उसको प्रॉब्लम ना हो, उसके इंटरेस्ट में भी काम होता रहे। बेल्जियम एंड श्रीलंका, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक जो इस छोटे से एक मिनट, जो छोटे से कंट्री का जो एक पोजीशन है, मतलब यहाँ के लोग, यहाँ का स्ट्रक्चर क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स था। 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, जो वहाँ की पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से 59% ऑफ लोग कहाँ रहते थे, वो लोग फ्लेमिश रीजन था उसमें रहते थे, और वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, another 40% people live in वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ठीक है, जो बाकी के 40% लोग थे वो क्या करते थे, वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखना 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे, डच बोलते थे, 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे और वो लोग फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ठीक है, और बाकी के जो बेल्जियम में 1% लोग हुआ करते थे वो जर्मन बोलते थे। ठीक है,
ये हमारा बेल्जियम का कहानी था। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल, ठीक है, जो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल, वहाँ पे क्या था, 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। वहाँ पे 80% जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वहाँ के 80% लोग क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे। और वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, और वहाँ पे 20% डच स्पीकिंग थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कैपिटल कंट्री और उसके कैपिटल में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं कि जो सिटी है, जो कंट्री है, उसमें डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है, और उसकी जो कैपिटल है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, ठीक है। ब्रुसेल में क्या है, एक मतलब वहाँ पे एक अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। डच स्पीकिंग लोग थे, वो लोग कंट्री में मेजोरिटी थी, ठीक है, मतलब वहाँ पे 59% लोग डच बोलते थे, लेकिन जो उसकी कैपिटल थी ब्रुसेल, वहाँ पे लोग क्या करते थे, डच स्पीकिंग कम थे, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। आप श्रीलंका का देखते हैं, वहाँ पे आपने एक स्टोरी समझी कि वहाँ के कंट्री में कुछ लोग डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, लेकिन एज़ यूजुअल उसके कैपिटल में डच स्पीकिंग लोग कम थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब श्रीलंका का देखते हैं, जैसे कि हम लोग श्रीलंका में भी जानते हैं वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है, अलग अलग लोग वहाँ भी रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हालाज स्पीकर 74%। वहाँ के जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो लोग क्या थी, वो लोग जो मेजर लोग थे, जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाली लोग थी, वो लोग सिन्हाला बोलते थे, ठीक है। 74% ऑफ लोग क्या थे, सिन्हाला बोलते थे। एंड द तमिल स्पीकर 18%, और जो 18% वहाँ पे थे वो तमिल स्पीकर्स थे। देयर आर 2 सब ग्रुप्स, ठीक है, तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स थे, ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है हिंदू में भी अलग अलग सब ग्रुप्स है, उसी तरह तमिल में भी क्या थे, 2 सब ग्रुप्स थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकरी तमिल्स, ठीक है, जो तमिल नेटिव्स की कंट्री थी वो लोग 13% क्या थे, श्रीलंकरी तमिल्स थे। द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है, मतलब जो लोग तमिल में भी 2 तरीके के थे, एक लोग 13% लोग जो वहीं पे रहा करते थे वो श्रीलंकन तमिल्स ही थे, ठीक है। बाकी जो लोग थे, जो बचे हुए लोग थे, वो लोग क्या थे, जैसे कि 18% में से 13% वहीं रहा करते थे, बाकी जो भी परसेंटेज बच रहा है वो लोग क्या थे, वो लोग के फोर फादर्स मतलब उनकी पूर्वज पीढ़ियाँ यहाँ पे प्लांटेशन मतलब वर्कर्स के तौर पे आई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड था तब। एंड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, और उन लोगों को हम लोग इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ श्रीलंकन तमिल्स होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हालाज स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और जो ज़्यादा सिन्हालाज स्पीकिंग लोग थे उनका जो एक रिलीजन था वो क्या था, बुद्धिस्ट, वो लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और वहीं पे जो तमिल्स लोग थे वो ज़्यादातर तमिल्स हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और 7% क्रिश्चियंस लोग थे हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालाज, और जो 7% लोग ऐसे थे जो कि तमिल भी थे और सिन्हालाज भी थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेजोरिटिज्म। अब हमने क्या किया, दोनों जगह की स्टोरी पढ़ी, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह की स्टोरी से एक मोरल जो होता है वो निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बना कि लोगों की फ्रीडम को नहीं छीना गया कहीं ना कहीं, ठीक है, लोगों के हिसाब से काम किया गया। तो मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका में बताया गया है, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ठीक है, श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री हमने कब घोषित कर दिया था, मतलब वो कब घोषित हो गया था, 1948 में वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्या हो गया था, घोषित हो गया था, उसको ऐसा बता दिया गया था कि अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देखा था श्रीलंका में सिन्हालाज स्पीकिंग लोग ज़्यादा है, तो 1956 में एक ऐसा एक्ट बना जहाँ पे सिन्हाला को, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज
घोषित कर दी गई। और इस वजह से क्या हो गया, जो तमिल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, ठीक है, उनकी कहीं भी कोई भी बातें नहीं सुनी गई। The government follow preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिफरेंशियल, कि हम लोग किसी एक ग्रुप को प्रिफर करते हैं तो उस टाइप की क्या की पॉलिसी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो वहाँ के लोग सिन्हाला थे उन्होंने सिन्हालास को हर बात में फेवर करना शुरू कर दिया, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, यूनिवर्सिटी में पोजीशन देने की बात हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, हर चीज़ में क्या किया, सिन्हाला पीपल को आगे रखा और उन्हीं को हर चीज़ उन्हीं के फेवर में की गई। फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंका Tamil's government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting job and other opportunities and ignored their interest, ठीक है। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके में कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक एलियनेशन वाला फीलिंग आने लगा, ठीक है। उनको मतलब ऐसा बता दिया गया कि आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं हो, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उसमें उनको कहीं भी इक्वल राइट नहीं मिला, या जो वो पॉलिटिकल राइट्स थे वो भी उनको इक्वली नहीं मिले। उनको जो जॉब्स मिलते थे उनके में सिर्फ सिन्हालास को जॉब दिए जाते थे, उनको हमेशा क्या किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्स देयर इंटरेस्ट, ठीक है। और भी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी उन सब में क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया गया, और जो भी उनके इंटरेस्ट होते थे, मतलब जो भी उनकी चाहत होती थी उसको नहीं सुना जाता था, कहीं भी नहीं सुना जाता था। The Sri Lankan Tamil launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, ठीक है। तो फिर जो श्रीलंकन तमिल थे वो लोग ने क्या किया, एक पार्टी बनाई, ठीक है, पार्टीज़ बनाई अपने मिल के सब ने, और उन्होंने क्या किया, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया कि तमिल, मतलब उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई जाती है तो उसमें उन्होंने ये बातें रखी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया जाए, उनको बराबरी से एजुकेशन का राइट मिले, उनको बराबरी से जॉब का राइट मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको इक्वली दी जाए, ठीक है। उन्होंने पार्टी बना के ये काम करना शुरू किया, ठीक है। तो हमने देखा श्रीलंका में राइट्स कैसे आए, तो श्रीलंका में उनको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी गई, वहाँ की गवर्नमेंट ने सामने से ये चीज़ें नहीं रखी थी, ये मतलब ये प्रस्ताव नहीं रखा था कि ठीक है उनकी 18% गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं 18% जो जनता है वो तमिल है और उनके लिए भी उनको वर्क करना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो जो तमिल्स थे उनको सामने से अपने राइट्स के लिए क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी और अपने राइट्स को मांगना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। लेकिन अब बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। लेकिन जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने ये बात नहीं अपनाया, ठीक है, कि जो भी मेजॉरिटी है वो काम करेगी, ऐसा नहीं, उन्होंने एक अलग पाथ को अपनाया, ठीक है, एक अलग रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो रीजनल डिफरेंस थे या जो कल्चर से डाइवर्सिटीज़ थी उन्होंने उस बात को अच्छे से जाना, समझा, फिर वर्क किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, ठीक है। 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कम से कम 4 बार बदला, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री, ठीक है, ताकि क्या करें, उनके जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो पर्सन है वो सारे लोग एक साथ एक कंट्री में मिल बांट के रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, ठीक है। उन्होंने जो वर्क किया, जो अरेंजमेंट की, वो बाकी दूसरे कंट्रीज से बहुत हटके था और काफ़ी इनोवेटिव था, ठीक है, मतलब काफ़ी सक्सेसफुल था और अच्छा था।
डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चुनी जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग इक्वली पार्ट लेते थे और इक्वल प्रपोर्शन में रहते थे। ठीक है, जबकि फ्रेंच ज़्यादा थे और डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे। ठीक है, तब भी वहाँ पे ये सब नहीं देखा गया। उन्होंने बोला जब हमारी सरकार बनेगी तो डच स्पीकिंग भी बराबर के होंगे। जैसे 100% लोग होते, 50% लोग डच स्पीकिंग होंगे, 50% लोग फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे दोनों पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को वहाँ पे क्या किया गया, इक्वली रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया गया इन ब्रुसेल, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि जो डच स्पीकिंग का मतलब ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्ट लेने का पूरा हक था। ठीक है, तो जो दोनों गवर्नमेंट थी, चाहे कंट्री हो चाहे उसकी कैपिटल, दोनों में दोनों को इक्वल पार्ट लेने का मौका मिलता था। कहीं भी ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा है तो फ्रेंच का पोर्शन ज़्यादा होगा, डच ज़्यादा है तो डच का पोर्शन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तीसरी थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई। वो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन? दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। ठीक है, ये एक ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जहाँ पे क्या किया जाता था, ये यहाँ पे लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते थे और लोग कौन, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो कहीं भी रहते हो। ठीक है, सबको वो अधिकार था कि वो वोट दे के अपनी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट की जनता को चुन सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैड द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, इनके पास किस किस टाइप की अथॉरिटी हुआ करती थी? अगर कोई भी कल्चरल बेसिस या एजुकेशनल बेसिस या लैंग्वेज बेसिस इश्यूज होते थे तो वो ये थर्ड टाइप की गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको सॉल्व करती थी। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब हमने जो अभी इतनी देर से पावर शेयरिंग देखी वो कहीं ना कहीं डिज़ायरेबल क्यों है? ठीक है, तो स्टेबिलिटी, ये हमारे कंट्री में एक स्टेबिलिटी लाता है कि लोगों को क्या एलियनेशन फील ना हो, लोग इधर उधर भागे ना, या वो एक दूसरे को कम आके ज़्यादा आके, ऐसा कुछ भी ना हो। डेमोक्रेसी, ये एक डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा पार्ट है। ये एक जो कंट्री है उसको डेमोक्रेटिक बनाता है कहीं ना कहीं। प्रूडेंशियल विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ठीक है, कहीं प्रूडेंशियल है मतलब इसके जो आउटकम्स है, इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। मोराल, वैल्यूएबल, ये एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, मतलब इसको बोला गया है कि वैल्यूएबल है कि ये काफ़ी, अगर आप पावर शेयरिंग रखते हो तो चीज़ें काफ़ी क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग कितने तरीके की होती हैं? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर को क्या किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे कंट्री में यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। इन तीनों में क्या है, पावर्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं और उसमें भी क्या किया जाता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एट सेंटर, स्टेट, लोकल, जैसे पहले सेंटर लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है और लोकल लेवल पे होता है। इन तीनों लेवल पे क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियंस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है और लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो उनको भी कुछ पावर्स दे के रखा जाता है, उनके में भी हमारे जो पावर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं।
कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस टाइप के अरेंजमेंट का। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोस इन पावर। ठीक है, अब पावर शेयरिंग को भी हमारे कंट्री में इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या अलग अलग मूवमेंट्स करके क्या किया जाता है, इनके पावर्स को कंट्रोल किया जाता है, इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है सही डिसीजन लेने के लिए। कोलेशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। ठीक है, जब हम कोलेशन गवर्नमेंट देखते हैं तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग को देखते हैं। आप ये सब मतलब एक बहुत बेसिक लेवल है, जब हम लोग 11th-12th पढ़ेंगे तो हम ये सब चीज़ें काफ़ी डीप में करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको हर चीज़ें डीप में बता देती हूँ, ऐसा कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहे, तो मैं बता देती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप 11th के लेक्चर्स का वेट करो, या तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, हम कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 NCERT के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है परचेज़ करने के लिए। या कोई भी बच्चा UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर उसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।